साथियों नमस्कार। साथियों, आजकल जवाहरलाल नेहरू काफी चर्चा में हैं और पार्लियामेंट में लगातार मांग उठ रही है कि जवाहरलाल नेहरू के पत्रों को वापस लौटाया जाए और सोनिया गांधी ने जो 51 कार्टून अपने घर में रखे हुए हैं उन्हें वापस किया जाए। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये कार्टून क्या है, ये पत्र क्या है, अचानक जवाहरलाल नेहरू की बात क्यों सामने आ गई। दरअसल ये पूरा जो मामला है ये पॉलिटिकल भी है और हिस्टोरिकल भी है। हुआ क्या है कि हमारे देश में लगातार संविधान के नाम पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे राहुल गांधी। और आपको पता है कि किस तरह से संविधान के प्रति लेकर के सब लोगों के बीच जाकर के उनको बोल रहे थे कि भाई मोदी इसको बदल देंगे, मोदी इसको बदल देंगे। वो एक डीप स्टेट का पूरा एक स्क्रिप्ट था। अब कांग्रेस को लगा कि अगर हम संविधान की चर्चा करवा लें पार्लियामेंट में तो मोदी सरकार घिर जाएगी। मोदी सरकार ने इससे पहले इतना आक्रामक रुख कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया को लेकर के नहीं अपनाया जितना अब अपना लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी आक्रामक है कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर के। ये सब कुछ एक्चुअल में कांग्रेस के द्वारा ही प्रवोक करने के कारण हुआ है। कांग्रेस को लगा कि अगर हम संविधान पर चर्चा कराएंगे तो बीजेपी बैकफुट पे आ जाएगी। बीजेपी ने कहा करा लो संविधान पर चर्चा। जब संविधान पर चर्चा होने लगी तो ना तो राहुल गांधी संविधान के बारे में कुछ बोल पाए, ना प्रियंका गांधी कुछ बोल पाई। लेकिन बीजेपी के एक के बाद एक नेता जब बोलना स्टार्ट हुए तो ऐसी ऐसी बातें सामने निकल करके आई कि पूरा देश शॉक्ड है। फैक्ट और फिगर के साथ प्रधानमंत्री ने, सुधांशु त्रिवेदी जी ने, किरण रिजिजू जी ने, न जाने कितने नेताओं ने अपनी बात रखी और सारी बातें संविधान को लेकर के ही थी। ऐसे में ही जब बात आर पार की चली रही है, जब ये मुद्दा निकल ही आया है, तो ये बात उठ के आई कि ये बताइए कि आप संविधान की बात करते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री जो चुने गए थे क्या वो संविधान के अनुसार चुने गए थे? क्या वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार चुने गए थे? इस पर सब खामोश हो गए। आप भी जान के हैरान होंगे कि हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे पहले टर्म में, वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुने गए थे, वो इलेक्टेड नहीं थे, वो सेलेक्टेड थे। आप कहेंगे ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। ये देखिए, ये रहा। देखिए 1946 की बात है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उसकी तैयारी चल रही थी, तो कांग्रेस में एक व्यवस्था हुआ करती थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी। तो कांग्रेस की अलग अलग स्टेट्स में जितनी भी कमिटीज थी, स्टेट्स में अलग अलग कांग्रेस की सरकारें और कमेटी थी, तो टोटल 15 कमेटी थी अलग अलग स्टेट्स में। तो कांग्रेस ने 15 कमेटी से वोटिंग कराई कि आप ये बताइए कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट किसे बनवाया जाए, सरदार पटेल को बनाया जाए या नेहरू जी को बनाया जाए। तो 15 में से एक भी कमेटी ऐसी नहीं थी, एक भी, नॉट अ सिंगल, जिसने ये बोला हो कि नेहरू जी को बनाया जाए। 15 में से 12 ने बोला था कि भाई पटेल जी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाए, और 3 ने वोटिंग ही नहीं करी, उन्होंने अपना कोई भी मत नहीं रखा। ऐसे आपको कई सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो कई सारी वेबसाइट्स में मिल जाएगा, और सारी चीजें फैक्चुअल है। 12 आउट ऑफ 15 प्रदेश कांग्रेस कमिटीज नॉमिनेटेड सरदार पटेल, द रिमेनिंग 3 एब्सटेन्ड फ्रॉम नॉमिनेशन प्रोसेसेस। 3 ने वोटिंग ही नहीं करी, 12 ने सरदार पटेल का नाम लिया था, और यह बात तय थी कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा वही देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि नेहरू जी को बीच में ला करके बना दिया गया? क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि भारत के टुकड़े होंगे और पाकिस्तान जैसा नया देश बनेगा, यह बात अचानक से कहां से निकल के आई? हालांकि इस बात को लेकर के अलग अलग लोग अपनी बातें उठा रहे थे, तो ये बातें तो उठती रहती हैं। आज भी देश में कई लोग, कोई खालिस्तान का मुद्दा उठा रहा है, कोई तमिल का उठा रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट का उठा रहा है, कोई मणिपुर का उठा रहा है। हर कोई अपने अपने देश को नया बनाना चाहता है, अपने हिस्से को तोड़ के नया देश बनाना चाहता है। ये तो हमेशा से बातें उठती रही हैं। लेकिन वो कौन था जो इस चीज पर राजी हो गया कि देश के टुकड़े होने चाहिए और पाकिस्तान नया देश बनना चाहिए? इस पर सवाल उठता है। और अगर आपने धर्म के बेसिस पर नया देश बनाया था, तो फिर उसको धर्म के बेसिस पर ही क्यों नहीं बना दिया गया? फिर आपने ये क्यों कह दिया कि जिसको यहां रुकना है वो यहां रुक जाए, जिसको वहां जाना है वो वहां जा जाए? और जो यहां रुक गया उसने समय के साथ ये किया कि तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भूमि पर कब्जा कर लिया देश में। वक्फ बोर्ड के पास हमारे देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लैंड है, रेलवे डिफेंस के बाद। इस पर सवाल उठना चाहिए। और जब इसके सवालों की तहकीकात करी गई तो कुछ चीजें निकल के आई। उनमें सबसे बड़ी जो चीज है वो है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है?
दरअसल इसका नाम अब पड़ गया है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय। 1964 में जब नेहरू जी की डेथ हुई थी, तब उसके बाद नेहरू जी जहां रहते थे उसी जगह को एक नेहरू संग्रहालय करके बना दिया गया कि यहां पर नेहरू जी की यादें हैं, यहाँ नेहरू जी के द्वारा लिखे गए पत्र हैं, यहाँ नेहरू जी के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, फोटो हैं, सब कुछ है। लंबे समय तक वो नेहरू जी को ही समर्पित रहा। उसमें ऐसे कई पत्र थे, उस संग्रहालय में ऐसे कई लेटर्स थे जो नेहरू जी किसी जमाने में लिखा करते थे माउंटबेटन को, माउंटबेटन की वाइफ को, हमारे देश के स्टेट के अलग अलग सीएम्स को, अलग अलग नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को। वो सारे लेटर्स एज अ म्यूजियम में इकट्ठे करके रखे गए थे। इन सभी लेटर्स का अगर टोटल कंपाइलेशन देखें तो 51 कार्टून्स हैं, छोटे बड़े मिला के कार्टून होते हैं 51, 51 ऐसे कार्टून थे जिसमें लेटर भरे हुए म्यूजियम के तौर पर रखे हुए थे। 2008 में इन सभी लेटर्स को सोनिया गांधी ने उठाया और अपने घर ले गई। अब सवाल यह उठता है कि जो चीज आपने म्यूजियम के लिए दे दी है, जिसे आप देश की धरोहर बता रहे हैं, उसे फिर आप पर्सनली अपने घर पे क्यों लेके गए? फिर दूसरा ये कि समय के साथ मोदी गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि इसे नेहरू म्यूजियम की जगह प्राइम मिनिस्टर के म्यूजियम बनाया जाएगा, क्योंकि इस देश को आगे बढ़ाने में हर प्राइम मिनिस्टर का रोल रहा है, सिर्फ नेहरू जी का नहीं रहा है। और पूरे देश को पता चलना चाहिए कि अलग अलग प्रधानमंत्री की कौन कौन सी यादें हैं जो यहां पर संग्रहित हैं। तो 2018 में इसको प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बनाना स्टार्ट किया गया और 2023 में फाइनली जब ये बन गया तो इसका नाम प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया। अब संसद में ये मांग उठी कि सोनिया गांधी जी ने 51 जो लेटर्स वहां रखे हुए हैं वो अभी तक लौटाए क्यों नहीं है, जबकि इसी म्यूजियम के जो अधिकारी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई इनको लौटाया जाए। इसी म्यूजियम के जो अधिकारी हैं, जो रिजवान उनका नाम है, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई हम इतने दिनों से मांग रहे हैं, हमको वो लेटर दिए ही नहीं गए, हमको वो 51 कार्टून दिए ही नहीं गए। इसी बात को संसद में उठा दिया गया अलग अलग नेताओं के द्वारा और संबित पात्रा ने भी बीजेपी की तरफ से इसकी मांग रखी है। इस पर कांग्रेस पलटवार करती है और कहती है किसी के चरित्र के बारे में बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि इसमें चरित्र की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, सब तो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ लेटर दे दीजिए, लेकिन आप लेटर सुनते ही चरित्र पे आ रहे हैं, इसका मतलब आपको लगता है कि लेटर में कुछ ऐसा है जो गड़बड़ है। और ये ज्यादातर लेटर वो हैं जो नेहरू जी ने माउंटबेटन की वाइफ को लिखे थे, एडविना माउंटबेटन को। जी, बात यहां आ रही है। ये जो दिख रही है तस्वीरें आपको, ये सब माउंटबेटन की वाइफ के साथ की तस्वीरें हैं। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान एक नया देश बनेगा, भारत के टुकड़े होंगे, ये घोषणा करी थी माउंटबेटन ने। माउंटबेटन ने ही भारत को आजादी दिलाने की घोषणा करी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेहरू जी, माउंटबेटन और उसकी वाइफ तीनों को मिलकर के कोई ऐसा इनमें ऐसा कुछ सेटलमेंट हुआ हो कि भाई ऐसा ऐसा कर लेते हैं, चलो फिर देखते हैं। और सेटलमेंट के दौरान बातचीत भी होती है, ब्रिटेन में पत्र लिखे गए हों, ब्रिटेन से पत्र यहाँ लिखे गए हों, वो सारी बातचीतें सब पत्रों में कैद हैं और वो पत्र आप देने को तैयार नहीं हो। कारण क्या है? शक तब गहराता है जब कई सबूत ऐसे मिलते हैं जहां पर जवाहरलाल नेहरू का संबंध, रिलेशनशिप माउंटबेटन की वाइफ के साथ देखने को मिला है। कई ऐसे सबूत हैं। आप तस्वीर ये देखिए, ये माउंटबेटन की वाइफ है, एडविना माउंटबेटन, और जवाहरलाल नेहरू एक कार्यक्रम के दौरान जमीन पर बैठे हुए हैं जबकि भारत के प्रधानमंत्री हैं। 1947 की तस्वीर है, घोषणा हो चुकी थी यही प्रधानमंत्री बनेंगे। वॉइस रॉय की फर्स्ट गार्डन पार्टी है जहां जमीन पे बैठे हुए हैं। बाद में कहा गया कि इनको जगह नहीं मिल रही थी इसलिए बैठ गए। ऐसा हो सकता है कभी? ऐसे कई मौके आए जहां पर नेहरू जी को एडविना के साथ देखा गया। अबू कलाम आजाद ने भी इस बात को कहा कि भाई देखिए, उन्होंने किताब लिखी थी, उस किताब में भी उन्होंने बोला है कि नेहरू जी के माउंटबेटन के साथ तो अच्छे रिश्ते थे ही, लेकिन उससे ज्यादा अच्छे रिश्ते तो उनकी वाइफ के साथ थे। इतना ही नहीं, इनकी जो बेटी हैं पामेला हिक्स, माउंटबेटन की जो बेटी हैं, वो खुद कह रही हैं नेहरू मॉम लव्ड ईच अदर, नेहरू मॉम लव्ड ईच अदर, डिड नॉट हैव टाइम फॉर फिजिकल अफेयर, एडविना माउंटबेटन्स डॉटर। प्रेम करते थे। अब बताइए क्या कहेंगे आप? कई जगह तो ऐसी तस्वीरें भी हैं जहां पर स्विमिंग पूल में पहले जवाहरलाल नेहरू जाते हैं,
और उसके बाद थोड़ी देर बाद माउंटबेटन की वाइफ भी जाती है। इसको क्या कहेंगे? ऐसे कई प्रसंग हैं जहां पर दोनों के बीच बड़ी करीबियां देखी गई, बड़े फोटोज हैं ऐसे, बड़े लोगों ने इस पर लेख लिखे हैं। इसको क्या कहेंगे? कुछ लोग कहेंगे कि माउंटबेटन को कोई दिक्कत नहीं थी उसकी वाइफ ऐसे नेहरू जी के साथ। भाई, लोगों का यह भी कहना है कि दिक्कत थी, कोई सेटलमेंट करना चाहते थे, क्या था पता नहीं, शायद इसीलिए बंटवारा किया हो देश का। या हो सकता है कि रिलेशनशिप ऐसे हो कि भाई उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि ठीक है तुम, इट्स भाई चलता है इंग्लैंड में तो कुछ भी, उनका इट्स ओके। यही तो पता करना है। और सबसे हैरानी तब होती है जब इधर नेहरू जी के पत्र नहीं दिए जा रहे हैं और उधर यूके में जब माउंटबेटन की वाइफ के पत्र मांगे गए कि बताइए नेहरू जी ने आपको पत्र लिखे हैं वो दे दीजिए, वो रिलीज कर दीजिए, तो उधर भी नहीं दिए गए हैं। एक आदमी ऐसा है जिसने अपने जीवन के 3.5 करोड़ रुपए सिर्फ इस बात में खर्च दिए, ब्रिटेन में है एक आदमी, कि उसे माउंटबेटन के पत्र मिल जाएं जो नेहरू उन्हें लिखा करते थे। वहां भी नहीं दिए जा रहे हैं। दोनों की बात को ऐसा गोपनीय कर दिया गया है कि उधर की बात उधर नहीं पता चल पा रही, इधर की बात इधर नहीं पता चल पा रही। यानी कुछ तो है। कई ऐसे अलग अलग लोग हैं जिनका अलग अलग वर्जन है इस पॉइंट को लेकर के। और ये तक कहा गया है जब माउंटबेटन यहां से जा रहा था देश छोड़ करके हमारा, और माउंटबेटन की वाइफ भी जब जा रही थी यहां से देश छोड़ करके, तब नेहरू जी ने माउंटबेटन की वाइफ को फेयरवेल स्पीच देते हुए क्या कहा? Wherever you have gone, you have brought solace. You have brought hope and encouragement. It is surprising, therefore, that the people of India should love you and look up to you as one of themselves and should grieve that you are going. आप जा रही हैं, हर भारतीय को बड़ा दुख है, हर भारतीय को ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका अपना कोई जा रहा है। बड़ा सरप्राइजिंग है कि आप कहीं भी जाती हैं तो वहां पर एनकरेजमेंट आ जाता है, वहां पर एक शुद्धता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है। ऐसी बातें उन लोगों के लिए कर रहे हैं नेहरू जी जो अंग्रेज हमारे देश में रहकर राज कर रहे थे। क्यों कर रहे हैं जी? ऐसी क्या बात है जी? ऐसे ही न जाने ऐसे कितने और लोग हैं जिनकी बातें नेहरू जी से हुई हैं। बातें हर मसले पे हुई है कि हिंदू कोड बिल क्यों लाया गया, मुसलमानों के लिए अलग से कानून क्यों बनाए गए इस प्रकार के, हिंदू मुस्लिम की राजनीति किस प्रकार से डिसाइडेड करी, नेहरू जी क्या करना चाहते थे, पॉलिसीज क्यों लेकर के आए, किसी देश के पक्ष या विपक्ष में क्यों नहीं गए, नेहरू जी संविधान के बारे में क्या सोचते थे। आप जान के हैरान होंगे, नेहरू जी संविधान में आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ थे, खुद बोलते थे। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव हार गए थे महाराष्ट्र में, तो नेहरू जी ने इस बात की खुशी मनाई थी कि चलो हार गए। किस तरह से संविधान के लोगों के साथ व्यवहार था ये किसी से छुपा नहीं है। अब देखिए, पत्र जो थे उन पत्रों में एडविना माउंटबेटन तो है ही जिनसे नेहरू जी बात किए थे, मतलब जो पत्र हमको नहीं मिल पा रहे हैं, उनके साथ साथ एल्बर्ट आइंस्टीन, जयप्रकाश नारायण, पद्माजा नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद बल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत, इन सब के साथ नेहरू जी की बातचीतें हो रखी हैं पत्राचार के माध्यम से। और ये सब पत्र अभी सोनिया गांधी के पास है 51 पेटियों में पैक। सोनिया गांधी इनको रिलीज नहीं कर रही हैं। अगर ये रिलीज हो जाते हैं तो हो सकता है हमारे देश की कई सारी ऐसी बातें सामने हमारे आ जाएं जो हमें नहीं पता थी। हो सकता है ऐसे कई राज खुल जाए जो आज तक नहीं खुल पाए। हो सकता है कि हम लोग इन सब निष्कर्ष पर पहुंच आए कि भारत का बंटवारा क्यों हुआ। ये बात सही है कि अब उस चीज को ठीक नहीं किया जा सकता भूतकाल में जाकर के, लेकिन ये तो पता लगाया जा सकता है कि जिस समय हमारे देश की नींव रखी जा रही थी, आजाद देश की नींव रखी जा रही थी, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या चल रहा था। इस पर कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। इसी के बाद आपको एक चीज और बताता हूं। 1971 में इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी करी थी, सोवियत संघ के साथ। सवाल ये उठता है, जब भारत ने गुट निरपेक्षता अपना रखी थी, हमें किसी गुट में शामिल नहीं होना था, तो यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी क्यों करी? चलिए ठीक है, आपको उससे मदद मिली,
आपने पाकिस्तान को युद्ध में हराया, आपने अमेरिका को भी युद्ध से दूर रखा, अमेरिका के इंटरफेरेंस को काउंटर करने के काम आ रही थी, बात सही है। लेकिन फिर 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके सोशलिस्ट वर्ड क्यों जोड़ा इंदिरा गांधी ने? सोशलिस्ट वर्ड ये कहता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, यानी सब कुछ सरकारी 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 होगा। और ठीक उसके 2 साल बाद 1978 में चाइना अपने यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म्स ले आता है, यानी कि सब कुछ प्राइवेट कर देता है। जो रिफॉर्म्स हम 1991 में लाए थे, एलपीजी रिफॉर्म जैसे कहते हैं, जिसके बाद हमने प्राइवेट कंपनियों को आने दिया, प्राइवेट नौकरी यहाँ पर तैयार होने लगी। यानी जो चीज हमने 1991 में करी, भले ही आईएमएफ के दबाव में करी, वो चाइना 1978 में कर चुका था। फर्ज कीजिए वही काम हम भी 1978 में कर देते तो हम और चाइना आज बराबर होते अर्थव्यवस्था के मामले में। लेकिन जिस समय चाइना अपनी अर्थव्यवस्था को खोल रहा था, भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर रहा था। आखिर किसका प्रभाव था? दूसरा प्रश्न ये उठता है, उसी समय आपने देखा होगा फिल्में बन रही थी, अमिताभ बच्चन की फिल्में बनती थी। अमिताभ बच्चन के रोल होते थे एंग्री यंग मैन के, और या फिर रोल होते थे कि किसी मिल के मजदूर के मुखिया हैं अमिताभ बच्चन, या मिल के मजदूर हैं, नीले रंग की शर्ट पहन रखी है और मिल के मजदूरों की तरफ से आवाज उठा रहे हैं, और मिल का जो मालिक है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, मालिक से कह रहे हैं कि मैं आज ही फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। आपने अक्सर देखा होगा पुरानी फिल्मों में। ये फिल्में उसी वक्त ज्यादा बनने लगी। क्यों बनने लगी साहब? क्योंकि लोगों में ये कॉन्शियसनेस डाली जा सके कि ये जितने भी मिल के मालिक होते हैं, या कैपिटलिस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं, या उद्योगपति जो लोग होते हैं, ये बेकार होते हैं, ये हमेशा मजदूरों का खून चूसते हैं। ये बात सही है कि मजदूरों के साथ उत्पीड़न होता है, बट ये चीज हमारी जनता के अंदर डाल दी गई कि भूल के भी कभी भी कैपिटलिस्ट बनने की मत सोच लेना, हमेशा सोशलिस्ट बनने की सोचना। ये वो इंपैक्ट था जहां से इंसान को पूंजीपति बनने के बजाय, बिजनेसमैन बनने के बजाय, ये उसके दिमाग में डाल दो कि उसे एक सरकारी नौकरी करनी है। इसलिए हमारे देश में आज भी जब किसी उद्योगपति का नाम लिया जाता है तो हम उसे घृणा के भाव से देखते हैं। इसलिए आज भी हमारे देश में लोग बिजनेसमैन बनने के बजाय सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए हमारे देश में आज अर्थव्यवस्था इतनी पीछे रह गई, जबकि हमारी जनसंख्या 140 करोड़ पार कर चुकी है। जो कॉन्शियसनेस 1975 से हमारे अंदर डालने का प्रयास किया गया, वो आज तक घर की हुई है। इंदिरा गांधी से कोई सवाल नहीं पूछता। कोई सवाल क्यों नहीं पूछता कि जब 1966 में ताशकंद समझौता साइन करके हमारे शास्त्री जी लौट के आ रहे थे भारत, तो उनकी जो मौत हुई थी विमान में, वो रहस्यमय मौत क्यों हुई थी? उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई? उसको आज तक क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया कि रीजन क्या था? कोई नहीं पूछता 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लाने वाले नरसिम्हा राव के साथ कांग्रेस ने क्या किया था। क्यों उनकी बॉडी को दिल्ली में दफनाने नहीं दिया गया? क्यों उनको वो सम्मान नहीं मिला जो एक प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए? कभी नहीं पूछा जाता। कभी नहीं पूछा जाता कि जिन कांग्रेसियों ने, या जिन कांग्रेस के पीएम्स ने, एक परिवार के पीएम ने, चाहे जवाहरलाल हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, इन्होंने खुद को तो भारत रत्न दे लिए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को क्यों नहीं दिया? कोई सवाल नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? जब ये पत्र खुलेंगे, जब ये रहस्य खुलेंगे, एक के बाद एक रहस्य सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि वास्तव में सच्चाई क्या थी। इस देश के कई ऐसे रहस्य छुपाए गए हैं, अगर सामने आ जाए तो लोगों की रूह कांप जाए। आज इस देश की स्थिति ऐसी कर दी है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, देखना कई लोग पता क्या कहेंगे कि बीजेपी की तरफ से काम कर रहा हूं। मैं अपने देश का सही इतिहास देश के सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि किताबों में जो इतिहास पढ़ाया गया है वो सिलेक्टेड है, ठीक इसी प्रकार से जैसे ये सिलेक्टेड थे। फिल्मों के जरिए, न्यूज के जरिए जो हमारे दिमाग में भरा गया वो सिलेक्टेड है। हमारे दिमाग में क्या भरा गया कि हम अगर हिंदुइज्म की बात कर लें, हम अगर अपनी संस्कृति की बात कर लें, तो हम ढकोसलेबाज हो गए, हम ऑर्थोडॉक्स हो गए, और हम दूसरे धर्म की बात करें तो बड़ा अच्छा हो गया। आपने हमेशा सुना होगा कि हिंदुइज्म की जब भी बात होती है तो बोला जाता है हिंदू माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब होता है मिथ, मिथ का मतलब झूठ। रामायण को माइथोलॉजी बोला जाएगा, महाभारत को माइथोलॉजी बोला जाएगा, जबकि वो सच्ची घटनाएं थी, उसे हिस्ट्री बोलना चाहिए। पर क्या आपने कभी भी माइथोलॉजी शब्द किसी और धर्म के से जुड़ा हुआ देखा है, सुना है? नहीं सुना होगा। किसी की हिम्मत नहीं है कोई बोल सके इस्लामिक माइथोलॉजी, कोई बोल नहीं सकता कि क्राइस्ट माइथोलॉजी, हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ हिंदुओं के साथ किया जा सकता है। ये यूरोपियंस बोलते हैं ना कि बहुत बड़े सेकुलर हैं, जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा दिया गया है सबको, यही सेकुलर लोग हमको और आपको डेली क्राइस्ट की याद दिलाते हैं। आप कहोगे कैसे? हम जब भी साल का, वर्ष का चर्चा करते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि 2024 जा रहा है, 2025 आ रहा है, तो ये 2024 क्या है?
2024 एडी है, क्राइस्ट के जन्म को लेकर के ही हमने ये ईयर या तिथि वगैरह बना रखी है। जब 2024 बोलते हो तब भी क्राइस्ट के रेफरेंस में, 25 बोलते हो क्राइस्ट के रेफरेंस में। हम जब भी वर्ष की चर्चा करते हैं, ईयर की चर्चा करते हैं, तो क्राइस्ट के रेफरेंस में करते हैं। जब आप सेकुलर हो, आप भगवान और इन सबको जोड़ना नहीं चाहते चीज़ों से, तो क्राइस्ट के रेफरेंस को ही मान करके आपने दुनिया को तारीखें क्यों बता रखी? ये इनका दोगलापन है। यही दोगलापन मैं उतारना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। कोई मुझे कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप लोग दोगले हो, कई यूपीएससी के टीचर्स दोगले हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं है इस विषय पर कभी बात कर जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि एक विशेष वर्ग उनसे नाराज हो जाएगा। मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठा। आप मुझे गलत साबित करो, फैक्ट के बेसिस पे गलत साबित करो, मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन आपकी झूठी बात, अधूरी बात को मैं लेके बैठ जाऊं और बड़ा अच्छा अच्छा सा दिखाता रहूं, वो नहीं चलता। आपको किसी पार्टी से जोड़ना है, जोड़ते रहो, फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार।